जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाई की सीरीज के नए लेक्चर में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के जो यूपीएससी पीवाई के जो प्रश्न आए हैं, उसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है, वो यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। चाहे आप उसके टॉपिक की अगर बात कर लें, चाहे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल हो या नेशनल मूवमेंट हो, विभिन्न टॉपिकों से जो है हर साल जो है सवाल आते गए हैं। तो हम इस लेक्चर में उस टॉपिक को तो डिस्कशन करेंगे ही, उस प्रश्न को डिस्कशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो उसके कॉन्सेप्ट है या फिर जो एग्जाम का जो पैटर्न है प्रश्न पूछने जाने का, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपका यूपीएससी सिलेबस की अगर हम बात करें, तो जो यूपीएससी का सिलेबस है मुख्य रूप से अगर हम प्रीलिम्स की अगर बात देखें, तो उसमें भारतीय इतिहास और उसके जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मुख्य रूप से यही है। और इसमें अभी हम पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, तो टोटल जो 65 प्रश्न हैं वो इनसे आए हुए हैं और उसको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए तो पहले हम टॉपिक की बात करें, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है यूरोपियंस, है ना? यूरोपियंस का आगमन, यूरोपियंस का आगमन। और इसमें टोटल जो पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, तो टोटल 4 प्रश्न जो है इसमें आए हुए हैं। ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हम सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है 2018 में ये प्रश्न आया था। पहला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से जो है वो क्या निर्यात करता था, क्या वो ले जाता था? तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर बना रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिरता और मुगल नीतियों के कारण जो भारतीय व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ था, इससे जो अर्थव्यवस्था है उसका जो है वो व्यवसायीकरण हुआ था। यह हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा अवस्था है उसकी भी विकास में मदद मिली थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो 17वीं शताब्दी है, उस दौरान जो है कुछ जो भारत है उन्हें कुछ वस्तुओं को निर्यात किया था, जिसमें से शामिल था आपका चीनी, चावल, कच्चे रेशम, नील, गन्ना, कपास और सोरा। दोस्तों ये जो वस्तु है, निम्नलिखित वस्तु है, इसका जो भारत के तरफ से जो है निर्यात किया जाता था विश्व को। और अगर हम बात करें सोरा का, तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो सोरा है वो बिहार में आपको देखने को मिलता है। ये आपको जो सोरा है वो कहाँ पर मिलता है? ये आपको बिहार में मिलता है। और ये पूरे भारत जो है विश्व को सोरा निर्यात करता था। और अगर हम बात करें तो भारत जो है वो टीन और तांबे जैसे कुछ धातु है उसका जो है वो आयात करता था। अगर हम बात करें तो भारत क्या आयात करता था? तो भारत जो आयात के रूप में करता था वो करता था टीन और तांबे। तो टीन और तांबे जो है हम विदेश से मंगाते थे, खास करके यूरोपों से हम जो है इसका जो है आयात करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इन वस्तुओं का उत्पादन जो है वो अपर्याप्त था। ठीक है? और कुछ बात करें, जैसे कि अगर खाद और औषधीय की हम बात करें, तो जैसे कुछ मसाले हो गए, युद्ध के लिए घोड़े हो गए, या हाथी दाँत, या कुछ जो ऐसे विलासिता वाली जो वस्तुएँ हैं, हम उसकी भी जो है आयात करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि कपास, रेशम, सोरा और अफ़ीम। हम इन्हीं सब वस्तुओं को जो है वो निर्यात करते थे। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक पादप समूह नवीन विश्व, न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? उम्मीद करते हैं साथ ही साथ आप भी इस प्रश्न को आंसर कर रहे होंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें तो 1492 में, अगर हम बात करें 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा किया, तो उसने एक कोलंबियन एक्सचेंज हुआ। कोलंबियन एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप जो है कुछ कह सकते हैं कि जैसे मक्का हो गया, आलू हो गया, है ना? शकरकंद हो गया, और कह सकते हैं कुछ ऐसे जो वस्तुएँ थे जो नवीन विश्व से, है ना? कह सकते हैं कि जो नवीन विश्व से वो लाया गया यूरोप। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नवीन विश्व क्या हो गया भाई, यूरोप क्या हो गया? जैसे दोस्तों 2 भाग है। अगर हम बात करें कि जब उत्तरी अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले दुनिया सिर्फ़ इतना ही समझा जाता था, वो यूरोप ही है, एशिया है और अफ्रीका है। जब तक अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, यूरोप वालों को मानना था कि पूरी दुनिया जो है वो इतना ही है। लेकिन जो कोलंबस साहब थे, उन्होंने जब उत्तरी अमेरिका का खोज किया, तो फिर इसको बोला गया कि ये नवीन विश्व हैं। और जबकि नवीन विश्व की खोज हो गया, तो पुराने विश्व तो ऑलरेडी आपके पास था ही। तो कुछ ऐसे वस्तुएँ थे, जो नवीन विश्व से पुराने विश्व को गए और पुराने विश्व से नवीन वस्तुओं को आदान-प्रदान हुआ। अगर मैं उसकी संख्या की बात करूँ, लिस्ट की बात करूँ, तो कुछ इस तरह से है।
जैसे कि अगर आप बात करो जैसे कि नए जो नवीन विश्व है वहाँ से क्या गए पुराने विश्व को, यानी कि कह सकते हैं कि जो अमेरिका था, अमेरिका से है ना यूरोप में, या कह सकते हैं कि एशिया हो गया या अफ्रीका, इन सभी देशों को क्या गया, तो गया क्या, आलू, आलू हो गया आपका, रबड़ हो गया, है ना, टमाटर हो गया, शकरकंद हो गया, कोको हो गया, काजू हो गया, है ना, वनीला हो गया, मूंगफली, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका याद रखना होगा। ये आप बार बार रिवीजन करोगे तो ये अपने आप जो आपका आ जाएगा। पपीता हो गया, आपका तंबाकू हो गया, ये सारे जो वस्तु हैं ये न्यू वर्ल्ड था, यानी कि कह सकते हैं अमेरिका से यूरोप में गए। और कुछ ऐसे भी वस्तु थे जो यूरोप से अमेरिका में गए, जैसे कि अगर हम बात करें गाजर हो गया, लहसुन हो गया, चाय हो गया, चावल हो गया, है ना, सेब हो गया, अंगूर हो गया, सलाद, बहुत सारे, राई, गेहूँ, कॉफ़ी, बहुत सारे हैं इत्यादि। लिस्ट बहुत लंबी है, लिख नहीं सकता। लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं जो फसलों का जो है पादप वस्तुओं का जो आदान-प्रदान हुआ। तो कह सकते हैं कि कुछ फसलें यूरोप में लाई गई, जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, शलजम जैसी फसलें, और घोड़े, मवेशी वगैरह बकरियाँ जैसे प्राचीन विश्व के जैसे अमेरिका में लाए गए थे। ठीक दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये कोलंबियन एक्सचेंज, इन्हीं जो जगह है, यानी कि जो अमेरिका है, अगर हम बात करें अमेरिका की जो जगह है और यूरोप की अगर हम बात करें, तो इन्हीं बीच की जो स्थिति है उसको हम बोलते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? कोलंबियन कोलंबियन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? कोलंबियन एक्सचेंज। तो इसको हम कोलंबियन एक्सचेंज करते हैं। कह सकते हैं कि कोलंबियन एक्सचेंज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप जानवरों, बीमारी, लोगों के विचारों का यूरोप से एशिया, अफ्रीका से अमेरिका में प्रसार हुआ। और इस तरह से जो अमेरिका से पादप जानवरों, बीमार जो था उसको हम यूरोप में या एशिया में, अफ्रीका में प्रसार हुआ। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, अगर हम कोलंबियन एक्सचेंज की शुरुआत की बात करें, तो ये आपका 15वीं शताब्दी में ही इसका जो है वो शुरू हो गई थी, जब समुद्री जहाज़ों का जो है वो पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध के बीच जो है वो आवागमन शुरू हो गया था। अगर हम बात करें दोस्तों 1492 की, तो 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा शुरू कर दिया था किसी कारण से, तो वहाँ से वो जो वस्तुओं की जो है आदान-प्रदान जो है वो शुरू हो गया था। और जिसी के परिणाम स्वरूप जो है कोलंबियन एक्सचेंज है वो विश्व इतिहास की एक संकल्पना जो है उसका आकार दिया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक नई जो है दुनिया की खोज हुई, कह सकते हैं कोलंबस के द्वारा, क्योंकि कोलंबस एक पुर्तगाली यात्रा था, तो उसने एक नई दुनिया की खोज किया और वो देश था आपका अमेरिका। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या जो है वो वहाँ से आया था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू, कोको और रबड़। ठीक है दोस्तों? अगर हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम डीप एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो जो कोलंबस का उद्देश्य क्या था? आखिर कोलंबस यहाँ पर गया क्यों? अगर हम इसकी बात करें कि कोलंबस 1492 में आखिर अमेरिका गया क्या? दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जो हैं वो पूर्व के तक समुद्री मार्ग की जो वो खोज कर रहे थे। और कोलंबस जो है वो भारत, चीन, जापान और मसाला द्वीप समूह के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहता था। कोलंबस जानता था कि यदि इस कार्य में हम सफल हो जाते हैं तो वो रेशम और मसाले जैसे जो बहुमूल्य सामग्री है अपने साथ वो वापस ला सकते हैं। और कोलंबस को पता था कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है, और उसे एहसास हुआ कि अफ्रीका के तट के साथ साथ हम पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर यात्रा करके, जैसे कि उस समय में अन्य खोजकर्ता करते थे, तो वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी भारत को पहुँच सकते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका, अफ्रीका से होते हुए जो है वो इंडिया तरफ पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसी के उद्देश्य के कारण अगर बात करें तो पूरे 10 सप्ताह में उसने अटलांटिक महासागर की यात्रा करना शुरू कर दिया। और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी इसको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है आप जाओ, आप यात्रा करो और जो भी खर्चा होगा हम वो उठाएँगे। तो कोलंबस ने क्या किया कि जो भी द्वीप में जाता था, क्योंकि वो तो निकला था खोज में इंडियंस को, तो जो भी द्वीप में जाता था तो वो सीधे उसको इंडियंस बोलता था। जैसे कोलंबस ने अमेरिका गया तो सबसे पहले वहाँ एक जो कह सकते हैं द्वीप वाला क्षेत्र था, तो उसको वहाँ पर इंडीज़ बोला, जो आज हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं उसको। ठीक है? तो इस तरह से जो है एक नए विश्व की जो है एक अवधारणा विकसित हुआ, कह सकते हैं यूरोपीय उपनिवेश काल में। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा ये इफ़ेक्ट था और इसी से आपका कोलंबियन एक्सचेंज भी आया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये आपका सवाल जो वो ब्रिटिश कारखाने से जुड़ा हुआ सवाल है।
और उम्मीद करते हैं कि साथ-साथ में आप भी इसको बना रहे होंगे। तो चलिए हम सवालों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दाश की अगर हम बात करें, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दाश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना जो है वो स्थित था? भारत में सबसे पहले जो 17वीं शताब्दी में कहाँ पर कारखाना स्थित किया था इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1599 में, है ना, व्यापारियों के एक समूह के द्वारा किया गया था, जिसे कि मर्चेंट एंड वेसल के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी जो है महारानी एलिजाबेथ जो है उसके द्वारा एक चार्टर प्रदान किया गया था, है ना? और इसमें कंपनी को 15 वर्ष के लिए जो है वो अवधि के लिए पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था। और ये अधिकार कैसा था? मोनोपोली अधिकार था, एकाधिकार, मतलब कि सिर्फ यही कंपनी जो है वो बिजनेस कर सकती है, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं कर सकती है। अगर हम बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट, है ना, पश्चिमी तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने 1619 में, है ना, 1619 तक जो है आगरा और अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच में जो है कारखाने स्थापित कर लिए थे। और इन्हीं सभी कारखाने को सूरत कारखाने का अध्यक्ष और परिषद नियंत्रण में रखा गया था, क्योंकि जो मेन इनका जो जगह था वो क्या था? सूरत। और सूरत से ही इन सबको कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, जो आपका आगरा में था, अहमदाबाद में था, या बड़ोदरा में था, या फिर भरूच में था, ठीक है। और 1668 में कंपनी ने फिर चार्ल्स द्वितीय से कुछ पाउंड जो है वार्षिक किराए पर जो है उसके बदले बाद में क्या लिया? बॉम्बे को पट्टे पर ले लिया था, ठीक है। तो बॉम्बे को बाद में जो है वो पट्टे पर ले लिया था, किससे? चार्ल्स जो द्वितीय थे उनसे कुछ जो है किराया दे करके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो दक्षिण पूर्वी तट की अगर बात करें तो फिर दक्षिण पूर्वी तट में उसने 1611 में जो है वो मुस्लिमपट्टनम, है ना, मछलीपट्टनम जो है वहाँ पर उसने जो अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फिर उसके बाद अगर बात करें पुलिकट के पास एक अमर गाँव है, वहाँ पर उसने 1626 में जो है वो कंपनी स्थापित किया। अगर हम पुलिकट की बात करें तो इसका एक और होता है पुलिकट, जैसे कि भारतीय जो अंतरिक्ष यान है, एक वहाँ पर एक पुलिकट झील है, उसी के पास से जो है निक्षेपण होता है, ठीक है। जो कि जगह है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्वी भारत में भी अंग्रेज का विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ। वो कैसे हुआ? तो पूर्वी भारत में जैसे उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 1633 में उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है हरिहरपुर, और एक और जगह जिसका नाम है बालासोर, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो वो कारखाने स्थापित किए। फिर बाद में अगर हम बात करें तो 1651 में बंगाल में हुगली में कारखाने जो वो स्थापित किए। फिर इसी तरह से बात करें तो फिर बिहार में पटना, ढाका, कासिम बाजार भी कारखाने स्थापित किए। फिर इसके बाद अलावा की अगर बात करें तो 18वीं सदी के दौरान जो है वो हैदराबाद के निजाम के साथ मिल करके फ्रांसीसियों को हरा करके फिर उसने वहाँ पर भी स्थापित किया, वो क्षेत्र पर भी अपना स्थापित किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के जो पहली तिमाही के दौरान जो है वो क्षेत्रीय राजाओं को नियंत्रण में कर लिया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका विस्तार बहुत तेजी से कर दिया था। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा जगह है जहाँ पर उसने ये स्थापित किया था, तो वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा सवाल का आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका भरूच। यानी कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दाश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था, तो वो जगह आपका भरूच है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? भरूच, यानी कि केवल एक, ठीक है। वो चिकाकोल और कह सकते हैं त्रिचुनोपोली अगर नहीं था, हमने अभी इतने पढ़े, इसमें कहीं भी उस चीज़ नहीं मेंशन किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, है ना, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किया। अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 1602 में, है ना, 1602 में नीदरलैंड की एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, और इसे डच सरकार ने भारत में और साथ ही साथ और जो ईस्ट इंडीज में व्यापार करने की अनुमति दिया था। अगर ये बात करें तो 1605 में, है ना, 1605 में ये जो है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पर किया था ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये अपना पहला फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया था। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मछलीपट्टनम, ठीक है। तो मछलीपट्टनम में इसने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। उसके भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का भी प्रयास किया। उसके बाद इसका सामना जो डचों का सामना जो है कह सकते हैं कि बाद में पुर्तगालियों से भी हुआ।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने मद्रास में कह सकते हैं कि एक नज़दीक जगह था नागपट्टनम को भी पुर्तगालियों से उन्होंने छीन लिया था, ठीक है। पुर्तगाली से कौन सा जगह को इन्होंने छीना था? तो नागपट्टनम, ये मद्रास के आसपास का जगह एक है और वहाँ इसने इस पुर्तगालियों से इसको छीन लिया था और फिर कह सकते हैं कि इसने दक्षिण भारत में अपना जो है, क्योंकि जो डच थे इनका फोकस सिर्फ दक्षिण भारत था, तो दक्षिण भारत में ही अपना मुख्य केंद्र वगैरह बनाया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ गोदाम स्थापित किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जीत हासिल किया था, पुर्तगालियों से छीना था, ठीक है। दूसरा है कि अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि अल्फोंसो द अल्बुकर्क है, वो 1509 से, है ना, 1515 तक, 1509 से 1515 तक जो है वो भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में कार्य किया और उससे पूर्व में वो पुर्तगाली शक्ति का एक वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इस कार्य को उसने अपने मूल्य से पूर्ण भी कर लिया था। कह सकते हैं कि जितने साल उसने शासन किया, अगर हम बात करें 5 साल, तो पूरे 5 साल में वो जो टारगेट फिक्स किया था, उस टारगेट को पूरा भी कर लिया और उसने पुर्तगाल के हित के लिए अगर हम बात करें तो समुद्र के सभी प्रवेश जो द्वार है उस पर बेस स्थापित किया। कह सकते हैं कि पूरे महासागर पर इसका एक समय था नियंत्रण हो गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो अल्बुकर्क ने 1510 में, है ना, अल्बुकर्क ने 1510 में एक बड़ी आसानी से जो है वो गोवा पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर बीजापुर के जो सुल्तान था उनका एक बंदरगाह भी था। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्त कि सिकंदर महान के बाद ये पहला कोई यूरोपीय था जिसके द्वारा जो है भारत का पहला क्षेत्र जो है वो अधिकार में किया गया था। यूरोपीय के द्वारा पहला कोई यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत के क्षेत्र पर अपना पहला अधिकार जो है वो स्थापित किया था, है ना, किसके बाद? सिकंदर महान के बाद। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने मद्रास में प्रवेश किया और वहाँ के जो स्थानीय शासकों हैं उसके साथ एक संधि किया था और संधि के अनुसार अंग्रेजों को जो फेवरेट जगह था, जो पसंदीदा स्थल था, उसको चुना और वहाँ पर उसको व्यापार के लिए उसको काफ़ी विस्तार किया। खास करके कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के जो नायक कहे जाने वाले जो प्रतिनिधि थे उनसे वो जगह भूमि जो है पट्टे पर लिया और उसी में एक जगह था जिसका नाम था मद्रास, यानी कि मद्रास को उसने पट्टे पर लिया था। कब लिया था ये? 1639 में। तो 1639 में जो ब्रिटिश कंपनी है वो मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ पर अपना पहला जो फैक्ट्री है वो स्थापित किया था। अगर हम बात करें मद्रास की जो स्थापना है मूल रूप से एक निर्जन भूमि पर की गई थी। इससे पहले मद्रास कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं था और कोई नई महानगर भी नहीं था, ये एक गाँव था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने के जो फ्रांसिस डे है और उनके जो अन्य जो एंड्रू कोगन हो गए, मद्रास का संस्थापक जो माने जाते हैं और ये तटीय शहर पर इतना ध्यान किया कि आने वाले समय में ये ब्रिटिश का जो है कह सकते हैं कि ये केंद्र बन गया साउथ का, है ना, दक्षिण भारत का। और खास करके यहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट जैसे किलों का भी निर्माण किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया? 2 और 3, तो यानी कि बी आंसर सही हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो हमारा टॉपिक है, इसमें है ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। इससे टोटल जो प्रश्न की संख्या वो टोटल 6 है और हम एक-एक प्रश्न को कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो भूमि स्वामित्व प्रणाली से आया है। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कुछ इस तरह से है। कॉर्नवालिस के द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि साथ-साथ में आप भी बना रहे होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उसकी जो आर्थिक प्रभाव जो है उसका क्या हुआ था? अगर हम ब्रिटिश नीतियों के आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें दोस्तों, आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके तहत जो है किसानों को सीधे और ब्रिटिश सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए अकाउंटेबिलिटी थे, यानी उनको जिम्मेदार मानते थे कि आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। हालाँकि फसल खराब हो जाता था या फिर कुछ प्राकृतिक आपदा भी आ जाता था, तो उसको कोई विशेष छूट भी नहीं दिया जाता था और ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था। किसानों को अकाल के दौरान भी जो है वो राजस्व का भुगतान मजबूरन करना पड़ता था। तो अगर हम देखा जाए तो पहला कथन बोल रहा है कि राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान की छूट दी गई थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था दोस्तों, किसानों को अगर अकाल भी पड़ने पड़ जाते थे, अकाल भी हो जाता था, तो उस
उस दौरान भी राजस्व का भुगतान जो है वो करने के लिए वो मजबूर किया जाता था। तो इस तरह से ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले सरकार को अपना राजस्व चुकाने में विफल रहता था तो उसकी जमींदारी हटा दिया जाता था। दोस्तों बंगाल में अगर हम बात करें, दोस्तों बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में 1793 में, है ना, 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त। कहाँ पर शुरू किया गया था? बंगाल में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले राज्य को अपना राजस्व चुकाने में विफल हो जाता है, नहीं चुका पाता है, तो उसका जो जमीन है उसको नीलाम कर दी जाती थी। और ये कथन बिल्कुल सही है कि अगर वो उस समय पर अपना राजस्व नहीं चुकाता था, विफल हो जाता था, तो जो उसकी जमींदारी थी उसको हटा दिया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कि केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला सवाल हमारा भूमि स्वामित्व से ही है। चलिए हम उसको भी देखने की कोशिश करते हैं क्या है। सवाल कुछ इस तरह से है, 2017 में ये प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किए जाने की संबंधी था? यानी कि कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी किसके कौन से ऐसे शासक थे जिसके दौरान भारत में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरू किए जाने से संबंधित था? यानी कि कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो काफ़ी तेजी से कह सकते हैं कि विकसित हुआ भारत में। वो कौन सा शासक था? ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले, जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण भारत के इलाके में, है ना, दक्षिण भारत के इलाके में जो है वो अस्थाई बंदोबस्त की जगह, है ना, कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त के जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। और वो जो नई व्यवस्था जो विकसित हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं? रैयतवाड़ी। तो ये साउथ में, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है पहले अस्थाई बंदोबस्त था, उसके जगह पर यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसको बाद में कह सकते हैं रैयतवाड़ भी नाम दिया गया था। और टीपू सुल्तान के साथ ही साथ जो युद्ध कंपनी ने लड़ा था, उसके द्वारा जब कुछ क्षेत्र पर कब्जा हो गया, तो उसके बाद जो एक कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन, अगर हम बात करें कैप्टन अलेक्जेंडर, क्या नाम था? कैप्टन अलेक्जेंडर। तो इसने इसका जो है व्यवस्था का प्रयोग किया, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है लागू किया वहाँ पर, करके देखा भी और काफ़ी आगे तक इसको ले गया। इसके बाद इसी का बाद एक और आया था टॉमस मुनरो, तो उसके द्वारा भी ये जो व्यवस्था है धीरे-धीरे जो है पूरे, अगर हम बात करें दक्षिण भारत पर जो है ये पूर्ण रूप से जो है ये लागू हो गया था। तो पूरे दक्षिण भारत पे इस व्यवस्था को बाद में ये लागू कर दिया गया था। तो इसमें कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर और थॉमस मुनरो। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अलेक्जेंडर और थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2 और 3। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो जमींदारी से जो व्यवस्था था उससे संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था, उसको हम अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। लेकिन जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से 2 ऐसे शासक थे, एक अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, जो संबंधित था। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये क्या था? ये किससे संबंधित था? तो ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त। तो ये अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगर हम अगले सवाल से कुछ आपको कुछ कराना चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसको समझ भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो ब्रिटिश के अधीन जो भूमि राजस्व नीति थी, अगर हम बात करें किसकी? भूमि भूमि है ना? भूमि राजस्व नीति। ये ब्रिटिश के अधीन जो भूमि राजस्व नीति थी, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे नीति अपनाए गए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1765 में, है ना? 1765 में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है वो दीवान का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना? किसका? बंगाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, क्योंकि उस समय सब एक ही था। आज के संदर्भ में पढ़ते हैं तो इसलिए अलग बोलना पड़ता है। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो है उसका दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य था भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, है ना? क्या करना था? जो भू राजस्व है इसकी वृद्धि करना, है ना? और इसके लिए कई तरह की जो प्रणाली है उसको विकसित भी किया गया। इसको लेकर के कई प्रणालियों को यहाँ पर जो है वो विकसित भी किया गया, भूमि राजस्व को लेकर के। अगर हम बात करें कि कौन सा भू राजस्व अपनाया गया, तो अगर कौन सी प्रणाली विकसित किया गया, तो दोस्तों पहला जो हम बात करें तो वो था अस्थाई बंदोबस्त। कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। ये कब लागू किया गया था? ये 1793 में लागू किया गया था। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा था वो आपका था रैयतवाड़ी।
है ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली, ये कब लागू किया गया था? 1820 में, ठीक है? ये कब लागू किया गया था? 1820 में। अगर लास्ट अगर हम बात करें, तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये था महालवाड़ी। क्या था? महालवाड़ी। ये कब लागू किया गया था? तो 1819 में। तो इस तरह से जो है ब्रिटिशों के द्वारा जो है वो भूमि पर राजस्व नीति जो है वो अपनाया गया था। अगर हम एक-एक करके पढ़ना शुरू करें कि कौन सी व्यवस्था में क्या-क्या आया था, तो अगर हम बात करें दोस्तों महालवाड़ी की, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम उठाते हैं महालवाड़ी। अगर हम महालवाड़ी की बात करें दोस्तों, जो महालवाड़ी व्यवस्था था, इसके अंतर्गत क्या था? ये कौन से क्षेत्र में लगाया था? तो खास करके अगर हम बात करें दोस्तों, तो गंगा घाटी जो क्षेत्र है वो, उत्तर-पश्चिम, है ना? उत्तर-पश्चिम क्षेत्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया, मध्य भारत के कुछ हिस्सा पर भी लगाया गया था। कहाँ क्या लगाया था? मध्य भारत हो गया और पंजाब, इन क्षेत्रों पर यहाँ पर लगाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की, अगर हम बात करें, तो जो अस्थायी बंदोबस्त है वो आपको कहाँ पर लागू किया गया था? तो वो मुख्य रूप से क्षेत्र था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बहुत सारे क्षेत्र होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें दोस्तों, रैयतवाड़ी, तो ये रैयतवाड़ी है, ये आपका साउथ, क्योंकि दक्षिण भारत में ये लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा और अलेक्जेंडर के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से कहाँ था? मालाबार हो गया, कोयम्बटूर हो गया, है ना? और मद्रास हो गया आपका, और मदुरई हो गया, है ना? तो इन जगहों पर जो है इसका लागू किया गया था। ये सारे राजस्व प्रणाली जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर हम बात करें, अगर हम अस्थायी बंदोबस्त की बात करें, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था ये, ठीक है? कौन सा व्यवस्था? ये अस्थायी बंदोबस्त। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो हमने उससे पहले जो प्रश्न था उसमें पढ़ा था कि इसमें अलेक्जेंडर, है ना? कौन था? अलेक्जेंडर, और साथ में एक और था जिसको मतलब आगे ले गया था, वो था आपका मुनरो, ठीक है? अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो इसको जो भारत में स्थापित किया था वो कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी ने ये शुरुआत किया था। क्षेत्र मैंने बता ही दिया, कौन ये व्यवस्था को लाया था वो बता दिया। तो इससे आपको क्या हो गया? एक मोटा-मोटी आपको फैक्ट भी मिल गया और प्लस में कॉन्सेप्ट मिल गया कि किसके द्वारा और कब लाया गया था, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2018 में आया था ये, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव से जुड़ा हुआ सवाल था ये। उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी इस प्रश्न को बना रहे होंगे। सवाल कुछ इस तरह से कि आर्थिक दृष्टि से 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था, ठीक है? यानी कि अगर हम आर्थिक, क्योंकि हम आर्थिक वाले प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो इसमें आर्थिक दृष्टि से 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था, वो क्या परिणाम था? अगर दोस्तों हम बात करें ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव की, अगर हम बात करें भारत में, क्या हम बात करें? ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है? अगर हम ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो इसमें क्या-क्या हुआ? सबसे पहले कि जैसे कि विऔद्वीकरण हुआ, पहला विऔद्वीकरण हुआ, विऔद्योगीकरण औद्योगीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो कारीगर थे और जो हस्तशिल्प थे, उनका बर्बादी हो गया। अगर कोई भी चीज़ डी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है उसमें जब इन्वेस्टमेंट होती है तो लार्ज स्केल पे होती है। तो जो छोटे-छोटे कारीगर थे, जो हस्तशिल्प थे, उनकी बर्बादी हो गया। और ये जो है 1813 के एक चार्टर था, है ना? 1813 के एक चार्टर के अधिनियम के कारण इसको लागू किया गया था। बाद में ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक कह सकते हैं कि मुफ्त कर दिया गया कि आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि जो भारतीय बाज़ार में जो है वो यूरोप के सामान जो है वो सस्ते दर में बिकना शुरू हो गए। तो जो भारत का जो वस्तु था वो काफ़ी बर्बाद हो गया। दूसरी बात कि जो यूरोपीय के जो बाज़ार थे वहाँ पर भारतीय वस्तु उसके उत्पाद का प्रवेश करना भी कठिन हो गया था, क्योंकि उस समय यूरोप में औद्योगीकरण भी हो रहा था। तो औद्योगीकरण की वजह से जो यूरोप में था वो बहुत ज़्यादा जो है सस्ते दर में, जो सस्ते कह सकते हैं दामों में जो है वस्तुओं का वहाँ निर्माण हो रहा था। तो लगभग कह सकते थे कि जो भारतीय वस्तु का जो निर्यात है वो लगभग बंद हो चुका था यूरोप के बाज़ारों में। और यहाँ तक कि उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने फिर उसके बाद देखो क्या किया कि रेल नेटवर्क का निर्माण किया, ताकि जो यूरोप में जो चीज़ बना हुआ है, जो उत्पाद बना हुआ है, वो भारत के दूर-दूर तक इलाका जो है वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प और निर्यात में वृद्धि हुआ। जी बिल्कुल नहीं।
भारतीय जो हस्तशिल्प है उसका जो है बर्बादी हो गया था 1800 चार्टर के अधिनियम से, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ भी आई थी, ठीक है? दूसरी बात करें दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आधुनिक उद्योगों के विकास हुआ था जिसमें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखें तो कुछ मशीन वगैरह जो थे यूरोप में, उसके बेस पर जो है वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हुए थे और जो पहला सूती वस्त्र था वो कह सकते हैं कि अ, अंग्रेजों के द्वारा ही, है ना? अगर हम बात करें कि भारत में पहला कारखाना 1853 में सूती वस्त्र का कारखाना सूती वस्त्र का कारखाना जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही जो है स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। सारा ये जो कंट्रोल था वो अंग्रेजों के पास था। ये अब फिर उसके बाद देखें तो 1855 में, है ना? 1855 में पहला जो जूट मिल था वो भी बंगाल में स्थापित किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिकांश जो उद्योग थे उसकी जो मालिकाना हक था, स्वामित्व था वो हमारे पास नहीं था, हमारे नियंत्रण में नहीं था। ये सारे के सारे जो थे ये फ़ॉरेन के थे, ब्रिटिश वाले थे, उनके नियंत्रण में था। तो ये कहना कि भारतीय स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि हुई तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है कि क्या भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ? तो अगर दोस्तों बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक और महत्वपूर्ण जो है आपका परिवर्तन देखने को मिला, वो था कृषि का वाणिज्यीकरण और कृषि पर वाणिज्यिक विचारों का प्रभाव पड़ने लगा था। कुछ जो फसलें हैं जो गाँव में उपभोग नहीं होते थे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है बिक्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। जैसे अगर हम बात करें कपास का अगर बात करें, कपास हो गया, जूट हो गया या फिर मूँगफली हो गया, गन्ना हो गया, तम्बाकू हो गया, ये सारे जो है फसल एक आगे चल कर के वाणिज्यिक फसल में कन्वर्ट हो गए। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, जब बड़े स्तर पर मार्केट ओपन होने लगे, तो फिर भारतीय किसानों को जो कृषि था, जो फसल था, उसका वाणिज्यीकरण थोड़ा बहुत हुआ था। तो ये कथन सही है कि हाँ, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो सी सही है। चौथा है कि शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुआ था। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए सही ही होगा क्योंकि अब जब सब चीज़ आर्थिक प्रभाव जब बड़े स्तर पर ये हो रहा है, भाई भारत में नहीं हो रहा ना शहरी जनसंख्या में वृद्धि। ये शहरी जनसंख्या वृद्धि यूरोप में हो रहा है, भारत में नहीं हो सकता ना, क्योंकि भारत के जो शहरी जो उद्योग थी, जो छोटा-छोटा कारखाने थे, वो तो बर्बाद हो गए यूरोप के औद्योगीकरण से। वो तो उनको फंड नहीं मिल रहे थे और वो तमाम तरह के जो चीज़ें बना रहे थे, वो मार्केट में बिक भी नहीं रहे थे। तो कह सकते हैं कि भारत में जो शहर के जो विकास है, वो रुक गया था। वहाँ से लोग फिर गाँव की तरफ शिफ्ट करने लगे। उसका कारण यही था कि अब उनका जो डिपेंडेंसी है, वो कृषि पर बढ़ गया था। उनके ऊपर दबाव आ गया था क्योंकि उनका धंधा-पानी चल नहीं रहा था। तो वो सीधे गाँव की तरफ मूव किए और वो अपना कृषि को है एक प्रमुख जो है वो पेशा बना लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो भारत का जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र था, जो सबसे ज़्यादा निवासी पॉल्यूशन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ था, तो वो आपका गाँव में रहता था। शहरी जनसंख्या नहीं थी उतनी। तो इस वजह से ये कथन भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो 2020 में आया है अ, सवाल कुछ इस तरह से और उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी बना रहे होंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में जो है 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती की जो है वो ह्रास हुआ? ह्रास का मतलब कि गिरावट हो गई। गिरावट का मतलब कि डेप्रिशिएट कर गया, वो खत्म ही होने वाला था, ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो उसका एक ये नील खेती जो है वो उसका एक प्रमुख कारण था। अगर हम नील की खेती की अगर बात करें, तो नील को इंडिगो बोला जाता है ना? ये जो इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही, है ना? प्राचीन काल से ही जो है इसका खेती जो है नेचुरल तरीके से भारत में हो रहा है। प्राचीन काल का मतलब कि 5000 6000 साल से ही इसका जो है खेती होती जा रही है, ठीक है? और यहाँ से अब जो पौधे हैं फिर डिफरेंट जगह पर गए, जैसे कि अमेरिका में भी गए हैं, यूरोप में गए, अफ्रीका में गए और काफ़ी लंबे समय तक जो है ये नेचुरल तरीके से जो है इसका उत्पादन शुरू होता था। इसका नाम अगर दिमाग में आता होगा कि आखिर इसका नाम नील, अगर इंग्लिश में बात करें तो इंडिगो क्यों पड़ा? इंडिगो क्यों पड़ा भाई इसका नाम, है ना? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि ये पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय नाविक जो है वो भारत में आते रहते थे, व्यापार करते थे। तो वो उनको लगा कि चलो ये जो हिस्सा है, ये जो भारत के हिस्से से है, तो उसने इसका नाम जो है इंडिगो, क्योंकि भारत को उस समय इंडीज़ बोला जाता था, तो इंडिगो के नाम से उन्होंने इसको पुकारना शुरू कर दिया था। और इसकी खेती जो है सबसे पहले अगर उस समय देखा जाए तो यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए किया जाता था कि जितना ज़रूरत है उतना आप उसको यूज़ करो और उसको फिर उसका ही उत्पादन करो। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ ने इसका वाणिज्यीकरण रूप दिया, बहुत बड़ा दिया, तो फिर ये एक व्यापार का केंद्र बन गया और सबसे पहले कहें तो 18वीं शताब्दी में, है ना? 18वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो साउथ कैरोलिना था, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको व्यापार के रूप में, इसको वाणिज्य के रूप में इसको श्रेय दिया, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिज़नेस के लिए एक कह सकते हैं कि खेती के लिए इसका इस्तेमाल शुरू होने लगा। तो संयुक्त राज्य में अमेरिका में क्योंकि ब्रिटिश का भी वहाँ पर शासन चल रहा था, तो वहाँ पर उसने पौधे विकसित किया और उसका उत्पादन शुरू किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो है वो अमेरिका जो आज़ाद हो गया। अगर हम बात करें अमेरिका आज़ाद हो गया, 1783 के आस-पास अमेरिका आज़ाद हो गया। तो अमेरिका आज़ाद हो गया,
तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो उपनिवेश था ब्रिटिश कंपनियों का, वहाँ पर इसका झटका लगा और उपनिवेश वहाँ के जो थे उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ नील का खेती नहीं करूँगा। तो सारा का सारा जो ध्यान ब्रिटिश का हो गया वो भारत की तरफ हो गया। उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये एक तरह से प्रॉफिटेबल हो गया था बिज़नेस ब्रिटिश लोग के लिए, तो उसने सोचा कि मैं इसको भारत की तरफ पूरा का पूरा ध्यान भारत की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। और उसने भारत के, जो कि हम बात करें कि भारत में जगह है बंगाल, है ना? बंगाल, जहाँ वर्तमान में अगर हम बात करें तो बिहार खास करके, तो बिहार के कुछ राज्य थे। अगर हम राज्य की बात करें तो पश्चिम चंपारण मुख्य क्षेत्र था, कुछ मुजफ्फरपुर वाले भी क्षेत्र था। तो 20वीं सदी तक कह सकते हैं कि आते-आते जो है वो भारत में जो नील खेती जो है वो बहुत विस्तार किया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन ये खेती इतना तीव्र से विकास किया और इसका दोहन भी शुरू हो गया और जो भारतीय भूमि है उसको नष्ट भी शुरू कर दिया गया। कहा जाता था कि जो लगभग 30% जो बाहर में जो निर्यात किया जाता है वो केवल भारतीय नील का ही निर्यात किया जाता था। और ये आंकड़ा आते-आते अगर बात करें 19वीं सदी की अगर बात करें, ये आंकड़ा आते-आते कितना पहुँच गया था 95%। शुरुआत में 30% लगभग जो है आयात होता था और बाद में फिर ये 95% तक आंकड़ा पहुँचा दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनियों का जो लाभ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। जब लाभ बढ़ेगा तो ब्रिटिश कंपनी जो अधिकारी हैं वो उसका दोहन भी करेंगे। और उन्होंने इसका दोहन भी किया, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि चलो अच्छे दिन आ रहे थे, अब उसके बुरे दिन भी आ रहे थे। बुरे दिन क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य में एक सिंथेटिक नील है उसका विकास हुआ था। जर्मन के कुछ साइंटिस्ट थे, तो जर्मन के साइंटिस्ट ने एक जो है आर्टिफ़िशियल नील है उसका डेवलपमेंट किया और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि जो प्राकृतिक नील है उस पर जो अंग्रेज व्यवसाय चल रही थी, तो उसका चुनौती का सामना करना पड़ा। और कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा पार्ट था ये बिज़नेस का, वो इसमें विफलता हो गया क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि सिंथेटिक नील का खोज हो चुका था। अगर हम नेचुरल तरीके से नील बनाते तो महँगे पड़ जाते। तो जो सिंथेटिक था वो मार्केट में ऑलरेडी सस्ते में उपलब्ध था। तो इस तरह से देखा जाए तो नील की उद्योग ने बाज़ार को कठिन परिस्थितियों और अधिक बढ़ा दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन-सा ऐसा जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है नील की खेती का ह्रास हुआ था, तो वो किस लिए हुआ था? सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वो था नई खोज का कारण, यानी कि विश्व में एक जो है नए नील की जो है प्रकृति से अलग आर्टिफ़िशियल के रूप में उसका खोज हुआ था, वो सिंथेटिक नील का खोज हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी नई खोज के कारण विश्व बाज़ार में इसका जो है अलाभकारी होना, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, है ना? और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2020 में ये आया था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर जो है पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रश्न कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? ठीक है? अगर हम दोस्तों ऑप्शन देखें, इसमें है भारतीय दस्तकारी उद्योग को नष्ट हो गए, भारतीय वस्त्र उद्योग पर मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, देश में अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। अगर हम बात करें 18वीं सदी की शुरुआत में, है ना? 18वीं सदी के शुरुआत में जो वस्त्रों का जो विश्व भर में निर्यात होता था, भारत का स्थान एक प्रमुख स्थान था। भारत उन देशों में से था जो सबसे ज़्यादा जो है अपना जो सूती वस्त्र है उसका निर्यात करता था। किंतु 19वीं सदी तक आते-आते मध्य तक का कहें तो जो निर्यात बाज़ार है वो अधिकांश जो है भारत कह सकते हैं कि छोटे-छोटे जो कारीगर थे, शिल्प थे, वो अपना जो है वो घरेलू बाज़ार को खो दिए थे। और औद्योगिक क्रांति हो चुका था क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने ये जगह ले चुकी थी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में इंग्लैंड में कपास के उद्योग का विकास हुआ था, जिससे औद्योगिक समूह के अन्य देशों में जो है वो आयात की चिंता जो है होने लगी थी और उनमें से एक भारत भी था। और उन्होंने सूती वस्त्रों पर जो आयात शुल्क है लगाने के लिए सरकारों पर दबाव भी बनाया। जैसे कि अगर कोई भारत से वस्तु, कोई सूती वस्त्र जो है भारत से अगर मान लें कि यूरोप के बाज़ारों में जा रहा है, तो यूरोप के बाज़ार में जा रहा है, तो वहाँ यूरोपीय सरकार क्या करती थी कि इस पे इतना शुल्क लगा देती, इतना शुल्क लगा देती थी कि भारत का जो सूती वस्त्र है वो प्रवेश ही नहीं करता था यूरोप में। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि उस समय मैनचेस्टर जैसी एक जगह था ब्रिटेन का, वो एक औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था कि वो बहुत बड़ा रूप ले चुका था। ख़ास करके अगर हम सूती वस्त्रों की अगर हम बात करें तो उसमें इसने अपना बहुत बड़ा जो है वर्चस्व स्थापित किया था। तो इस कारण से भी ब्रिटिश को लगता था कि हमारे मार्केट में जो भारतीय सामान है वो नहीं आने चाहिए। अगर भारतीय सामान आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे कि अमेरिका भारत पर ताबड़तोड़ टैरिफ रेट जो लगाते गया है, कारण क्या है? अमेरिका चाहता है कि जो भारतीय सामान है, वो बड़े स्वरूप में जो अमेरिकी बाज़ार पर कब्ज़ा ना करे। वो अमेरिका चाहता है कि जो खुद का बना हुआ सामान है, वो ज़्यादा बिके। इसलिए भारतीय सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं ताकि जो भारतीय सामान है इतने महँगे हो जाएँ कि वहाँ के जो अमेरिकी लोग हैं, वो उसको परचेज़ ही नहीं कर सकें।
और यही कारण था औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप का भारत के प्रति। जो भारत में सूती वस्त्र थे उसको उस पर इतना टैरिफ लगाया, इतना आयात शुल्क लगाया कि जो मैनचेस्टर बनने वाले जो वस्तु थे उसके सामान सामने जो है वे भारतीय वस्तु महँगे हो गए। तो भाई महँगे होने पर कौन खरीदेगा? वही सामान सेम मिल रहा है यूरोप में, तो यूरोप के मार्केट में जो है इसका स्थान बिल्कुल ही घट गया और फिर मैनचेस्टर से बने हुए वस्तु भी, वो तो चलो ठीक है यूरोप में हुआ। और इसी दौरान कुछ उद्योगपति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो ब्रिटिश से जो बने हुए वस्तु थे उसको भारत में बेचने का भी प्रयास किया और इसके लिए सहमति भी लिया और बड़े स्तर पर जो बना हुआ यूरोप से सामान होता था, ब्रिटिश कंपनी का सामान होता था, वो भारत में बेचे जाने लगे। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में जो कपास के बुनकरों के एक ही समय में दो-दो समस्या का सामना करना पड़ा। पहला कि निर्यात बाज़ार जो है वो ध्वस्त हो गया और दूसरा जो स्थानीय बाज़ार में है जो वो मैनचेस्टर के बना हुआ वस्तु जो है वो फैलते चला गया और वो भी कम लागत पर। कम लागत पर कोई चीज़ जब मार्केट में आती है तो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। तो इतने सस्ते में थे कि भारतीय बुनकर जो है वो होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस है तो हम कंपटीशन में आ सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ इतना था कि कंपटीशन में आने का ही बात नहीं था। और देखते-देखते 1850 के दशक तक अगर हम बात करें तो जो भारत की जो सूती वस्त्र थी उसकी जो बर्बादी हो चुकी थी। जो फैक्ट्रियाँ थी वो बड़े स्तर पर बंद रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था इंडिया को, तो वो था कि जो भारतीय दस्तकारी उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। हमारे यहाँ कोई मशीन वगैरह बड़ा परिवेश वगैरह नहीं होता। सबसे बड़ा जो हमारे दस्तकारी उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। और इसका जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। छोटे-छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार का जो है अवसर मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी उस समय की। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वो व्यक्तित्व पर आधारित सवाल है। ये एक्चुअली फैक्ट पर आधारित सवाल है और सवाल कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित में से किसने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक रूप की आलोचना की? उपनिवेशवाद की आर्थिक रूप की आलोचना की। राजनीतिकवाद की नहीं, आर्थिक रूप की आलोचना की। उनमें से कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्य अय्यर थे, आर.सी. दत्त थे। आपको सही उत्तर चुनना है। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में बना रहे होंगे। ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करें तो 1870 से लेकर के 1905 तक ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक विश्लेषण करने वाले जो थे, कुछ ऐसे नेता थे भारत में जो बराबर हमेशा कुछ न कुछ अपने पत्र के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से लिखा करते थे और वो थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीनों ही थे शामिल। अगर हम बात करें भारत के आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो उसमें जी सुब्रमण्य अय्यर इन्होंने भारत ब्रिटिश में कुछ जो है वो आर्थिक पुस्तकें ली थी। मतलब कि उपनिवेशवाद से आर्थिक रूप में भारत का कितना नुकसान हुआ, उसकी आलोचना उसने उसमें बुक में उन्होंने किया था। क्योंकि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के एक नेता भी हुआ करते थे और साथ-साथ में ये एक संपादक भी लिखा करते थे। तो इनको बहुत एक अच्छे से आइडिया आ गया था कि भारत पे इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ रहा है और भारत की जो जनता है, उसको क्या नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने इसके लिए एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर और आर.सी. दत्त ये तीनों शामिल थे। इन्होंने तीनों ने ही जो उपनिवेशवाद की जो आर्थिक नीति थी उसकी आलोचना किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्रिटिश अधिनियम और उसके नीतियों से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि अब जो ब्रिटिश अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था उस समय जब 1935 में ब्रिटिश अधिनियम लागू हुआ था भारत में, तो बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि एक आपको परिवर्तन देखने को मिलता है और इसमें कुछ रियायत दी गया था, यानी कि पहले से जो शासन तंत्र चल रहे थे उसमें कुछ ढील दी गई थी। अगर हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1919 सबसे पहला जो अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 19 में आया था, तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ प्रांत को केंद्रीय नियंत्रण को कम करते हुए कुछ जो छोटे-छोटे राज्य हैं, उनको भी अलग से कह सकते हैं कि अधिकार दिया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि केंद्रीय, है ना? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर अलग-अलग विभाजित किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने संबंधित विषयों को सूची पर कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। तो कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि जो सेंटर है, वो अपने विषय पर जो है कानून बना सकता है, राज्य है वो अपने विषय पर कानून बना सकता है, यानी दोनों अलग-अलग अपने विषय पर कानून जो है बना सकता है। तो इसका कह सकते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को जो है वो अधिकार दिया गया कि आप बनाओ, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की जो है वो अधिकारिता दी गई थी, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? सवाल है कि जो मॉन्टेग्यू है और चेम्सफोर्ड है, इसकी प्रस्ताव किससे संबंधित है? क्या वह सामाजिक सुधार से संबंधित है, शैक्षणिक सुधार से संबंधित है या पुलिस प्रशासन के सुधार से या संवैधानिक सुधार से? दोस्तों अगर हम बात करें
मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले इसे हमें समझना होगा कि 20 अगस्त, है ना? 20 अगस्त 1917 को भारत राज्य में सचिव के रूप में जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, वो एक घोषणा किया था और उसकी एक सरकार की जो नीति थी उसमें उसने भारतीयों की जो भागीदारी है उसके बढ़ाने और उसकी जो स्वशासी संस्थाओं है उसके क्रमिक विकास के बारे में बात किया था और बताया था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो अभिन्न अंग के रूप में भारत में उसका उत्तरदायी है कि जो सरकार है वो अच्छे से चला सके, ठीक है? और मॉन्टेग्यू उसने बोला भी था कि जो राष्ट्रवादियों द्वारा शासन या होम रूल की मांग जो की जा रही है वो राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। उससे पहले जब भी हम मांग करते थे होम रूल की या फिर स्वशासन की तो वो राजद्रोह के रूप में देखा जाता था। लेकिन इन्होंने बोला है कि नहीं, ये राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारतीयों के लिए शासन की जो प्राप्ति है अब ये क्या हो चुकी है, एक सरकारी नीति बन गई है। और यही 1909 में मार्ले के वक़्त अभी विपरीत था। मॉन्टेग्यू ने कुछ और बोला था, लेकिन जो मार्ले था उसने इसके विपरीत बोला था क्योंकि उसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार है, वो कह सकते हैं कि भारत को स्वशासन देना ही नहीं चाहते। वो ब्रिटिश और लंबे समय तक शासन करने की मूड में थे, इसलिए वो चाहते थे कि हम शासन देना ही नहीं चाहते। लेकिन जो मॉन्टेग्यू थे, उनका कहना था कि नहीं, जो शासन है, वो होम रूल है, वो भारत का अधिकार है। ये भारत की सरकारी नीति का पार्ट बन गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इनका प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो वो संवैधानिक सुधार करना चाहते थे। संवैधानिक सुधार में ये तो था कि भारत को जो शासन है उसकी अब प्राप्ति हो जानी चाहिए, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? ठीक है? उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी इस प्रश्न को बना रहे होंगे, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले समझना होगा, विकल्प हमारे पास 4 है, ऑप्शन 4 है और आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्वैध शासन है क्या? ये भारत शासन अधिनियम, है ना? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों का अधिकार क्या था? सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था। तो इस प्रकार प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली के तहत होता था क्या कि जो प्रांतीय सरकार है उसको अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी। प्रांतीय सरकार को जो है वो अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी और इस प्रणाली के तहत कुछ विषय जैसे कि अगर हम बात करें भू राजस्व, है ना? कौन विषय? भू राजस्व, है ना? उसी तरह से अकाल राहत हो गया, सिंचाई जैसी व्यवस्था हो गया, न्याय प्रशासन कानून व्यवस्था, समाचार पत्र, है ना? समाचार पत्र, बहुत सारे आदि तरह के जो प्रश्न थे, जो विषय थे उसको इसमें लाया गया था और उसको कहा गया था कि ये सारे विषय जो है वो आरक्षित हैं, रिजर्व है। इन विषयों को राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था और अन्य विषय भी थे जैसे कि शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्य, कृषि, मत्स्य वगैरह, स्थानीय शासन। तो इसको बोला गया था कि ये ट्रांसफरेबल विषय हैं और इन विषयों पर जो है वो विधायिका का नियंत्रण रहेगा। तो कुछ विषय थे जिस पर गवर्नर का नियंत्रण था, राज्यपाल का नियंत्रण था और कुछ ऐसे विषय थे जिस पर जो है विधायिका का नियंत्रण था, यानी कि मंत्रियों का नियंत्रण था। तो इस तरह से देखा जाए तो द्वैध शासन का सिद्धांत क्या था? तो केंद्रीय विधायिका का 2 सदनों में विभाजन। अगर ऑप्शन देखें हम कि सिद्धांत का तात्पर्य क्या था? तो केंद्रीय क्या हुआ? विधायिका का 2 सदनों में विभाजन, ये बिल्कुल नहीं है, ये सही नहीं है। और दोहरी शासन प्रणाली अर्थात केंद्र और राज्य स्तरीय पर शासन प्रणाली की शुरुआत, ये भी सही नहीं है। शासकों को 2 व्यवस्था का होना, एक लंदन और दूसरा दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजन किया गया था। हाँ, जो प्रांत को अधिकार सौंपे गए थे, मैंने बताया कि जब प्रांत को सौंपे गए थे, अधिकार जो सौंपे गए थे, उसमें बहुत सारे अधिकार थे। कुछ ऐसे अधिकार थे जो सीधे गवर्नर के नियंत्रण में थे और कुछ ऐसे अधिकार थे जो उस मंत्री के, कह सकते हैं कि जो उसकी विधायिका यानी कि मंत्री के नियंत्रण में था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, यानी कि प्रांतों को सौंपे गए विषय 2 श्रेणियों में विभाजन था। एक श्रेणी जो कि राज्यपाल के नियंत्रण में था और एक श्रेणी जो कि मंत्री के नियंत्रण में था। तो इस तरह से आपका डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2017 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत का तात्पर्य क्या था? शायद लगता है ये सेकंड टाइम प्रश्न आ गया है, दोनों एक ही कॉपी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2018 में प्रश्न आया है कुछ प्रश्न इस तरह से। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में बना रहे होंगे, ठीक है? और अच्छा लगेगा अगर आप साथ में बनाते हैं तो, ठीक है? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों जो है किसे दिया गया था?
सवाल कुछ इस तरह से है कि भारत के शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन है ए संघीय विधानमंडल को, दूसरा है गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को। दोस्तों अगर हम बात करें 1935 का जो भारत अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ संबंध है जिसकी परिकल्पना की गई थी। क्या-क्या परिकल्पना की गई थी, हम उसको अगर संक्षिप्त में देखने की कोशिश करें तो एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें 11 कितने 11 गवर्नर होगा। पहले क्या अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, जिसमें 11 गवर्नर होगा, है ना, और 6 प्रांत होगा, नहीं 11 गवर्नर और उस 11 गवर्नर, क्योंकि 11 गवर्नर तो 11 प्रांतीय हो गए, 11 प्रांत होगा और इसमें 6 जो है वो मुख्य आयुक्त होंगे, कमिश्नर होंगे, मुख्य आयुक्त होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखें तो कुछ ऐसे भी राज्य को शामिल होंगे जो अपने इच्छा से शामिल होना चाहेंगे। जैसे कि हम बात करें रजवाड़े की, अगर हम बात करें कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो अपने आज़ाद थे, वो चाहते इसमें शामिल होना चाहें तो नहीं भी चाहे वो, इसको इसमें लाया गया था। और विषयों को 3 सूची कह सकते हैं इसमें लाया गया था। एक था जो कि संघीय सूची था, संघीय सूची, एक था प्रांतीय सूची, है ना, और एक समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये सारे जो है इसमें विभाजित किया गया था। जैसे कि अगर हम प्रांतीय विधानमंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में कानून बनाने का शक्ति प्रदान था। संघीय को जो है वो संघ के जो सब प्रावधान में कानून बनाने का तो विशेष शक्ति था ही, साथ में साथ जो केंद्र और प्रांत से जुड़ा हुआ कानून है उसको भी बनाने का इसको शक्ति प्रदान था। और समवर्ती सूची की अगर बात करें दोस्तों, तो समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर अगर कानून बनेगा तो वो संघीय कानून के बीच अगर वो टकराव में आता है तो उसमें राज्यों की जो है वो उसमें कह सकते हैं कि विचार जो है वो शामिल होंगे और दोनों मिलकर के इस पर कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है उसको विभाजन किया गया था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि 1935 में भारत अधिनियम शासन द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर का जो सेंटर ऑफ पावर है वो किसको मिल गया था, तो वो मिल गया था गवर्नर जनरल को। सबसे ज़्यादा पावर किसको मिल गया था, गवर्नर जनरल को, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी किसको में हो गई थी, गवर्नर जनरल में नहीं थी। और अपने विवेक से या कह सकते हैं कि सार्वजनिक अधिसूचना से ऐसी कोई भी शक्ति संघीय जो विधायिका प्रांतीय को काम सौंपा गया है उसमें वो निर्णय ले सकता था। तो सारा शक्तियाँ जो है कह सकते हैं केंद्रित हो गया था गवर्नर जनरल को। तो अगला सवाल देखते हैं, 2021 में सवाल आया था। सवाल कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझ लिया होगा और आप उत्तर भी दे रहे होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो अगस्त अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था। क्या किया गया था, मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था। और इस घोषणा में सरकारी नीति के अनुरूप जो है सरकार ने जुलाई में, है ना, 1918 में जुलाई में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी। और इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और इन सुधारों के आधार पर ही जो है भारत सरकार अधिनियम कह सकते हैं कि बाद में जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो पारित हुआ था। और इस अधिनियम के तहत जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो प्रदान किया गया था। हालाँकि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। अगर दूसरा कथन देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महिलाओं के लिए विधायिका में सीट आरक्षित की गई थी। तो अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो महिलाओं के जो अनुसूचित वर्ग है या कह सकते हैं जो दलित वर्ग के लोग हैं या फिर महिला हैं या मजदूर हैं, इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था। और एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लाया गया था। पृथक क्षेत्र का अर्थ यह नहीं था कि केवल सीट एक विशिष्ट समूह के लिए आरक्षित थी, बल्कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान का अधिकार भी केवल उस समुदाय के सदस्यों को ही था। यानी कि जिस समुदाय के जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो उसी समुदाय के लोग उसको वोट करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महिलाओं के लिए विधायिका सीट में आरक्षित की गई थी। तो हाँ, विधायिका सीट में आरक्षित की गई थी और ये कथन सही है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी केवल 2। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।